ये हेडिंग डालिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़िया मस्ती लेके पढ़ना। देता हूं एक एक शब्द आपको, मतलब यूं जुबान पर चढ़वा दूंगा, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, साझेदारी बना के चलोगे तो ठीक है। सुनो, पहली बात तो हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 32 में जैसी जैसी बातें लिखी हुई है, ऐसी की ऐसी बातें भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 226 में भी लिखी हुई है। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनुच्छेद 32 के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, भाई मौलिक अधिकार हमसे छीन कौन सकता है? या तो कोई पड़ोस का व्यक्ति छीनेगा, पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं छीनेगा तो राज्य छीनेगा। ये दो ही लोग हैं हमारे दुश्मन, हमारे मौलिक अधिकार छीनने वाले। या तो कोई व्यक्ति विशेष छीनेगा, यदि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं छीना तो हमारा कोई स्टेट जो है वो छीनेगा हमारे अधिकार। हम इन दोनों के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने पर दरवाजा बजाएंगे, खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का द्वार। यदि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार बैठा है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? 32। हम लोग सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है हमारे, नहीं जाएं। हम लोग कहें कि हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या? तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट भी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार बैठा है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? 226 के अनुसार। याद करना, मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की शरण ली जा सकती है। दोनों आपके मामलों को सुन सकते हैं। दोनों को याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार? 32। और हाई कोर्ट आर्टिकल जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार? 226। अब आप मन में ये उलझने पैदा करोगे कि सर याचिकाएं क्या होती हैं, तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय, ये दोनों मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, ठीक। और इन लोगों का ये काम है कि यदि इनके पास कोई पीड़ित पक्ष आएगा तो ये सीधा आदेश देंगे राज्य को, राज्य की पुलिस को, और ऐसा कहेंगे कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, मेरे पास एप्लीकेशन आई है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप लोग उसे जाके देखो, ठीक है। क्योंकि हमें नींद आ रही है, क्योंकि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे मौलिक अधिकार हमको राज्य के अगेंस्ट में मिले हैं, राज्य के विरुद्ध में मिले हैं। समझ पा रहे हो बात को? मौलिक अधिकारों का हनन, मैंने 3-4 लाइनें बोली है, याद करते जाना। मौलिक अधिकारों का हनन या तो राज्य कर सकता है या कोई व्यक्ति विशेष करेगा। इन दोनों में से किसी ने हमारे मौलिक अधिकार को टच भी किया, छेड़ा भी, डिस्टर्ब भी किया, तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। और दोनों को अधिकार होता है याचिकाएं जारी करने का, रेट्स जारी करने का। और रेट्स किसके लिए जारी करते हैं? स्टेट के लिए, राज्य के लिए। कोर्ट या न्यायाधीश राज्य को आदेश देते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति का, ए नामक व्यक्ति का मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हुआ है, उसको पूरा करो। राज्य को आदेश देगा, किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। वो आदेश कौन कौन से बिहाफ पर, कौन कौन से तरीकों से और कितनी प्रकार से दिया जाता है, उनको बोला जाता है याचिकाएं। क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करते हैं। कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करते हैं? 5। रिट्स कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की, ठीक। कौन कौन सी? सुनना। एक रिट होती है जिसका नाम है इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हैबियस कॉर्पस। पानी वानी पी लेना। हैबियस कॉर्पस, ठीक। ये पहली रिट है।
इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हिंदी में नाम है। दोनों याद करने हमको, हैबियस कॉर्पस और इंग्लिश में कहते हैं ये, और हिंदी में बोलते हैं इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ये नंबर 1। नंबर 2 जो है उसका इंग्लिश में नाम है मैंडेमस। क्या नाम है? हिंदी में उसको बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। तीसरा जो है उसका नाम है प्रोहिबिशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? नंबर 4, हिंदी में उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। और इंग्लिश में बोलते हैं सर्सियोरी। क्या बोलते हैं? सर्सियोरी। और सबसे जो लास्ट वाला है उसको 5वें नंबर पर, उसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्यू वारंटो। क्या बोलते हैं? ये याद नहीं होंगे तब तक आज घर नहीं जाएंगे अपन, ऐसा सोचा है अपन ने आज। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल 32 स्टार्ट किया, अनुच्छेद 32। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं? जिसका अर्थ ये होता है कि यदि मौलिक अधिकारों के चोट लग जाए, मौलिक अधिकारों के खरोंच आ जाए, मौलिक अधिकारों की हड्डी वड्डी टूट जाए, तो हम लोग उपचार कराने के लिए कौन से आर्टिकल में जाएंगे? 32 में। कौन से आर्टिकल में? जैसी की जैसी बातें आर्टिकल 32 में है, वैसी की वैसी बातें आर्टिकल 226 में है। कौन से आर्टिकल में? यानी 32 में सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, 226 में हाई कोर्ट एक्शन लेगा। यानी दोनों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में एप्लीकेशन सुनने का अधिकार है और याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। याचिकाएं कितने जारी होती है? 5। याचिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5। पहले का नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? दूसरे का नाम है मैंडेमस। क्या नाम है? तीसरे का नाम है प्रोहिबिशन। क्या नाम है? चौथे का नाम है सर्सियोरी। क्या नाम है? 5वें का नाम है क्यू वारंटो। क्या नाम है? कितनी है? 5। पहले का नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? दूसरे का नाम है मैंडेमस। क्या नाम है? तीसरा प्रोहिबिशन। तीसरा कौन सा? चौथा सर्सियोरी। क्या नाम है? और 5वां क्यू वारंटो। कितने? 5। पहला कौन सा? हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हैबियस कॉर्पस। दूसरा मैंडेमस। दूसरा कौन सा? तीसरा प्रोहिबिशन। तीसरा कौन सा? प्रोहिबिशन। चौथा सर्सियोरी। चौथा कौन सा? और 5वां क्यू वारंटो। क्या नाम है? हिंदी में इनके नाम, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस को बोलते हैं परमादेश। मैंडेमस को क्या बोलते हैं? परमादेश। मैंडेमस को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? सर्सियोरी को बोलते हैं उत्प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? क्यू वारंटो को बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। क्या बोलते हैं? 5 नाम बिना देख के बोल लोगे। पहला है हैबियस कॉर्पस। क्या शब्द है? दूसरा मैंडेमस। दूसरा कौन सा? तीसरा, चौथा सर्सियोरी, 5वां क्यू वारंटो। हिंदी में नाम बोल रहे हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा? दूसरा परमादेश। दूसरा कौन सा? तीसरा प्रतिषेध। तीसरा कौन सा? चौथा उत्प्रेक्षण। चौथा कौन सा? 5वां कौन सा? अधिकार प्रच्छा। पीछे वाला पेज खोलो, 5वां नाम लिखो एक बार फटाक से। सबसे लास्ट वाला पेज जो रफ टाइप होता है आपका, जल्दी करो एक बार, स्पीड से, राइटिंग नहीं जमानी है। फटाक से एक बार 5 नाम लिखो, देखें हिंदी इंग्लिश जितने याद हो रहे हैं लिखो, देखें आधे अधूरे कितने लिखते हो आप। स्पीड 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 स्पीड। ओके,
हो गए? अब सुनो, अपन एक एक पर बढ़िया चर्चा करते हैं आराम से। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इनकी चर्चाएं अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इस गेट से बाहर जाने से पहले ये नाम तो आपको जुबान पर चढ़ ही जाएंगे। सुनो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो भी याद कर लो। आजकल में मेंस वगैरह में थोड़ा लिखने में बढ़िया लगेगा, अपन लिखेंगे ना मेंस में, इसलिए याद थोड़े करने हैं। हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? क्या होता है? सुनो, ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं हमने पढ़ी है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों में जारी की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे? जो ये हैबियस कॉर्पस की याचिका है, ये सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में भी जारी की जाती है, और दूसरा निजी क्षेत्र में भी जारी की जाती है, प्राइवेट क्षेत्र में भी। ठीक है, अभी नाम केवल माइंड में डालो, मैं अभी बताऊंगा कैसे, क्यों, कैसे होता है वो सारा। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक ही है, और दूसरा है क्षेत्र कौन सा? निजी क्षेत्र। दूसरे नंबर की जो याचिका आपने नाम लिखा है उसका मैंडेमस। क्या नाम लिखा है? हिंदी में बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? ये मैंडेमस जो है, या जिसको आप हिंदी में परमादेश बोलते हो, ये परमादेश केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र की याचिका है, निजी क्षेत्र में नहीं लगती। सार्वजनिक कह दो या सरकारी क्षेत्र कह दो। सबसे लास्ट वाली 5वें नंबर की याचिका का मैंने नाम लिखाया था अधिकार प्रच्छा। क्या नाम है? जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो क्यू वारंटो। क्या बोलते हो? ये भी सेम सार्वजनिक क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र की, 3 याचिकाओं के ये क्षेत्र हैं, याद रखो, एक बार माइंड में डालो। तीनों की सरकारी है ही है, लेकिन जो पहले वाली हैबियस कॉर्पस है, ये सरकारी क्षेत्र के साथ साथ कौन से क्षेत्र में भी है? निजी क्षेत्र में भी है। बाकी वाली कोई भी इन तीनों में से निजी क्षेत्र की नहीं है। ठीक है, ये मैंडेमस केवल और केवल सरकारी क्षेत्र में जारी होती है, गवर्नमेंट के आदमियों के लिए होगी। अधिकार प्रच्छा ये भी केवल सरकारी लोगों के लिए होगी, निजी लोगों के लिए नहीं है। पीछे बची कितनी? 2, बीच वाली, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, है ना। स्टार्टिंग से अपन ने पहला दूसरा ले लिया, उसके बाद 5वां ले लिया, और बीच में रह गई कितनी याचिकाएं? 2। 3 नंबर पर हमने लिखा था प्रोहिबिशन। क्या लिखा था? हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? चौथा लिखा था लास्ट में उत्प्रेक्षण, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो सर्सियोरी। क्या बोलते हो? ये दोनों की याचिकाएं न्यायिक क्षेत्र की हैं। कौन से क्षेत्र की? जुडिशरी क्षेत्र की है, न्यायिक क्षेत्र की है। बस ये तो याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक याचिका पर आराम से डिस्क्राइब करते हुए, उदाहरण देते हुए, समझाते हुए, बातें करते हुए बातें बताता हूँ। सुनो, सबसे जो पहली याचिका है उसका नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? ये कौन से क्षेत्र में जारी होती है? तो बहुत बढ़िया, सरकारी क्षेत्र में भी जारी होती है, और उसके साथ साथ कौन से क्षेत्र में भी जारी होती है? निजी में भी। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। क्या अर्थ होता है? सशरीर उपस्थित करना। क्या कंडीशन होती है वो सुनो। यदि न्यायालय को ऐसा लगे कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बनाया गया है, और बंदी बनाने के बाद में उसके मारे जाने का भय है, तो उस कंडीशन में उसका कौन सा मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हो रहा होगा? जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल कौन सा? 21 कंडीशन है, यदि किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है, जबरदस्ती बंदी बना लिया गया है, और उस व्यक्ति के क्या करने का भय है? मारे, कोई उसको खत्म कर देंगे, लोग मार देंगे उसको, मारे जाने का भय है। उस कंडीशन में उसके मौलिक अधिकार खूब सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें खास डिस्टर्ब होगा कौन सा? 21वां, जीवन जीने का अधिकार। और एप्लीकेशन आती है कहाँ पे? हाई कोर्ट में आएगी तो आर्टिकल 226 होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो आर्टिकल 32 होगा। दोनों याचिकाएं जारी करेंगे। अब यदि ऐसी कंडीशन है तो ये हैबियस कॉर्पस याचिका जारी होगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य को ये आदेश देगा कि जिस व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार डिस्टर्ब हुआ है ना, उस व्यक्ति को मेरी आंखों के सामने सशरीर उपस्थित करो लाकर,
फोन पर बात करवाने से नहीं चलेगा, फोटो दिखाने से नहीं चलेगा, मेरे आंखों के सामने उसको सशरीर उपस्थित करना पड़ेगा, जिससे कि मैं उसके जो मौलिक अधिकार है वापस दिला सकूं। उसके लिए जो याचिका जारी की जाती है उसका नाम है क्या? हैबियस कॉर्पस। हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जो बंदी बना है उसको वापस कैसे छुड़ाया जाए, वापस उसको कैसे उसके मौलिक अधिकार दिलवाए जाए, उसके लिए ये वाली याचिका जारी की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सशरीर उसको उपस्थित करना। अब ये आदमी गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट का भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई प्राइवेट उद्योगपतियों को या नॉर्मल लोगों को कोई अरेस्ट नहीं करता या बंदी नहीं बनाता, ऐसा थोड़ी है। सरकारी आदमी भी बंदी बनते हैं, प्राइवेट आदमी भी बंदी बनते हैं। तो ये दोनों क्षेत्रों में जारी होती है, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में भी जारी होती है और निजी क्षेत्र में भी जारी होती है। ये पहली याचिका है आपकी। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। आप लोगों ने भंवरी देवी हत्याकांड का नाम सुना है? राजस्थान के अंदर एएनएम हुआ करती थी भंवरी देवी, है ना। जोधपुर के अंदर एक विजयदान देथा करके राजस्थानी साहित्यकार हैं, आप लोगों ने नाम सुना हो तो? नहीं, कोई बात नहीं। उनके गांव की घटना है। बोरुंदा गांव का नाम है, बोरुंदा। जोधपुर के, आप लोग इधर जोधपुर से पाली की तरफ या जोधपुर से इधर नागौर की तरफ यात्रा करते हैं तो बोरुंदा गांव आता है, बोरुंदा गांव, ठीक है। उस बोरुंदा गांव की घटना है। एएनएम थी, नर्स थी, नाम था उनका भंवरी देवी। दिखने में डील डोल में थोड़ी सुंदर शरीर की थी, इसलिए फिर वो कैसेट्स के अंदर जो भजन वगैरह चलते हैं ना, उनके आगे नृत्यांगनाएं नृत्य करती है ना, उस रूप में वीडियोस बनाने लगी, कैसेट्स बनाने लगी। जब कैसेट्स बनाने में थोड़ी सी फेमस हुई तो दो नेताओं के संपर्क में आई। एक तो राजस्थान के उस समय जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत सरकार के अंदर, नाम था उनका महिपाल मदेरणा। और दूसरा व्यक्ति उस समय जोधपुर के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है लूणी, उस लूणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे जिनका नाम था मलखान सिंह विश्नोई। ये दो अभियुक्तों के टच में आई। जैसे ही इन अभियुक्तों के टच में आई तो उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और इन लोगों की सेवा चाकरी में ही अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे उनसे संपर्क थोड़े ज़्यादा बढ़े तो उसने लोगों के पैसे ले लेकर ट्रांसफ़र करवाने भी स्टार्ट कर दिए और बहुत ज़्यादा संपर्क में आ गई महिपाल मदेरणा के। खासकर अखबारों में यूं भी छपा था कि महिपाल मदेरणा के जो बच्चे थे वो भंवरी देवी को मम्मी मम्मी कहा करते थे। यहाँ तक संबंध पहुँच चुके हैं। और उसके बाद एक दिन भंवरी देवी ने जो अपनी अंदर की जिज्ञासा थी वो महिपाल मदेरणा के सामने रखी कि मुझे तो विधानसभा का एमएलए का चुनाव लड़ना है। अरे क्या तेरे को चुनाव लड़ना है? तो अभी अभी आई है, अभी तो पीछे वाले लोग और भी बेचारे जो खूब सारे मेहनत कर रहे हैं उनको भी टिकट नहीं मिला। तो नहीं 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 नहीं, बाकी सब बातें बाद में, अभी केवल और केवल मुद्दे की बात करो। इतने साल सेवा कर रही हूँ, सब कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से सेवा कर रही हूँ, तो मुझे केवल इस शर्त से कम दूसरी कोई शर्त मंजूर नहीं है। इलेक्शन लड़ना है ओसियां से, उसमें कोई पाई का फेर नहीं है मेरे को। अरे उसने कहा बाकी बड़ी पैसे ले ले, अगली बार जब वापस विधानसभा के इलेक्शन वगैरह होंगे तो अगली बार और देखूंगा, इस बार तो पैसे वैसे ले लेके थोड़ा मान जा। उसने ऐसे प्रलोभन देने की कोशिश की और लास्ट में मामला 2 करोड़ पर बैठा कि 2 करोड़ रुपए दो तो बैठ जाऊंगी। लेकिन ये पैसे ऐसी चीज़ है कि एक बार यदि किसी की आप शर्त पूरी कर दोगे ना तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कुछ साल भर बाद 4 करोड़ नहीं मांगेगा? है गारंटी? उस कंडीशन में महिपाल मदेरणा ने कहा कि इसको समूल नाश करना पड़ेगा। महिपाल मदेरणा ने अपने गुर्गों को भेजा, नाइट के अंदर इसको अपने घर से उठाया और उसके बाद उस गाड़ी के अंदर ही कहा जाता है कि गला रेंत कर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को जलाया। जले हुए शव के प्रमाण भी नहीं मिले, इसलिए राख को जैसलमेर के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल चलती है उस पानी के अंदर उसको बहा दिया। जैसे ही भंवरी देवी घर से गायब हुई, अमरचंद नाम का जो पति था उसका,
हस्बैंड है उसका, अमरचंद नाम है उसका। तो उसका अनबन तो चल ही रहा था नेताओं से, उसको पता तो था ही कि भाई ये मामले थोड़े बिगड़ रहे हैं, वो लोग इसका यूज़ कर लिया, उससे बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको मतलब भाव नहीं दे रहे हैं। और इसके बिहाव पर भंवरी देवी ये बात भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरे पास महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई और भी कई सारे बड़े नेता और भी कई सारे आईएएस अधिकारी, सबकी वीडियो क्लिपें, सीडियाँ हैं मेरे पास सेक्स स्कैंडल की। यदि जुबान फटा कुछ खोली तो ये सीधी मीडिया में जाएगी और पेटीकोट से सरकार गिराऊंगी, राजस्थान के अंदर भूचाल आ जाएगा। ऐसी बातें की तब महिपाल मदेरणा की इनकी हालतें खराब हुई कि अब तो मामले गड़बड़ हैं। तब उसको मर्डर करवाया उसका, कुछ दिन गायब हुई तो अमरचंद बेचारा लास्ट में कोई ऑप्शन देखा नहीं, तो उसने लास्ट में जाके पुलिस का दरवाजा खटखटाया और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की। गुमशुदा की जैसी रिपोर्ट दर्ज की, वो मिली नहीं कुछ दिन बाद, तो मामले और ज़्यादा, जाति का नट था, नट जाति थी उसकी, और निम्न वर्ग की जाति होने के कारण थोड़ी सी बातें और ज़्यादा हाईलाइट हो गई मार्केट में कि विपक्षी लोग इतना ही मौका देखते हैं। विपक्ष के लोगों ने महिपाल मदेरणा का और मलखान सिंह विश्नोई के ऊपर आरोप सीधे लगाए और इनसे इस्तीफा मांगना स्टार्ट कर दिया। मामले इतने ज़्यादा बढ़े कि जांच सीबीआई से करवाई गई और सीबीआई जांच के आधार पर दोनों को जेल में डाला गया और लगभग 12 या 13 साल दोनों जब तक नहीं मरे जब तक जेल में ही रहे। यानी महिपाल मदेरणा तो जस्ट जेल से बाहर निकला और कुछ दिन बाद ही मर गया। उस केस के अंदर मलखान सिंह विश्नोई की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था इंदिरा विश्नोई। उस इंदिरा विश्नोई का नाम जब तक अभियुक्तों में आया नहीं था तब तक वो भाई से मिलने, मलखान सिंह ने मिलने अजमेर जेल में कई बार देखी गई कि वो अपने भाई से, मलखान सिंह से मिलने आ रही। अजमेर जेल में बंद थे ये दोनों उस समय। लेकिन जैसे ही उस इंदिरा विश्नोई का नाम भी अभियुक्तों में शामिल हुआ, इंदिरा विश्नोई वहां से गायब हो गई। जैसे ही इंदिरा विश्नोई गायब हुई, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी की कि इंदिरा विश्नोई के आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, उसको जबरदस्ती किसी ने बंदी बनाया है और उसके मारे जाने का भय है। इस कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे शब्द उस समय अखबारों के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में छपे थे और लोगों ने इसकी व्याख्याएं करनी स्टार्ट की थी कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखना, किसी भी व्यक्ति को जब जबरदस्ती बंदी बनाया जाए और उसके मारे जाने का भय हो, उस कंडीशन में कोर्ट राज्य को यह आदेश देता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और उसे हमारी आंखों के सामने सशरीर उपस्थित किया जाए। उसके लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका या हैबियस कॉर्पस की याचिका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। अंडरस्टूड? ये पहली याचिका है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जाती है। अंडरस्टूड? लिखो कुछ बातें, एक एक करके सब लिखते और याद करते जाते हैं। आपने आर्टिकल 32 हेडिंग डाला है अभी तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको नाम लिखा है और लिखना स्टार्ट करिएगा। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होने पर, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा याचिकाएं जारी की जाती है। न्यायालय द्वारा याचिकाएं जारी की जाती हैं। दोनों आर्टिकल लिख के एक एक लाइन लिख लीजिएगा। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाएं जारी करना और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाएं जारी करना। सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट याचिकाएं जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार, 226। अब लिख लो, याचिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। अगली लाइन में लिख लो, याचिकाएं 5 प्रकार की होती हैं।
याचिकाओं को इंग्लिश वाले रिट्स लिख लेना, WRITS, रिट्स यानी याचिकाएं। याचिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। अब लगाओ नंबर 1 और उसमें नाम लिखो। सबसे पहले पहली याचिका कौन सी है? अरे कौन सी है पहली याचिका? पक्का? क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? अर्थ क्या होता है इसका? लिखो लिखो, ये दोनों नाम हिंदी इंग्लिश के लिखो, फिर अर्थ करके लिखो, सशरीर उपस्थित करना। लैटिन भाषा का शब्द है हेबियस कॉर्पस, याद रखना है ना, अंग्रेजी भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? लैटिन। शाब्दिक अर्थ करके लिख लेना, सशरीर उपस्थित करना। और एक लाइन ये भी लिख लेना, यह याचिका सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जाती है। यह याचिका सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जा सकती है। सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जा सकती है। दोनों क्षेत्रों में। ठीक, किस कंडीशन में जारी होती है तो उसको लिख लो। जब किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बनाया गया हो। कैसे? जब किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बनाया गया हो तथा उसके मारे जाने का भय हो। जब किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बनाया गया हो तथा उसके मारे जाने का भय हो तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि, राज्य को आदेश देना का मतलब राज्य की पुलिस को आदेश देना है ना, राज्य की ब्रिगेड में पुलिस लिख लेना। न्यायालय द्वारा राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। पीड़ित व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। न्यायालय द्वारा राज्य को आदेश दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। ये है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? क्या नाम है याचिका का? बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हैबियस कॉर्पस। क्या अर्थ होता है इसका? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सशरीर उपस्थित करना। सशरीर उपस्थित करना। याचिकाएं जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? याचिकाएं जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? ठीक है, याचिकाएं दोनों जारी कर सकते हैं। याचिकाओं की संख्या कितनी होती है? 5। पहली याचिका हैबियस कॉर्पस, क्या नाम है? हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या नाम है? नेक्स्ट, नंबर 2 मैंडेमस। और मैंडेमस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परम आदेश, परमादेश। ये केवल और केवल सरकारी क्षेत्र में जारी की जाती हैं। क्षेत्र कौन सा है वो लिख लो। यह याचिका केवल कौन से क्षेत्र में जारी की जाती है? तो सरकारी क्षेत्र में जारी की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए नीचे, हम आदेश देते हैं।
शाब्दिक अर्थ में लिखो हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है इसका, हम आदेश देते हैं। कंडीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी वो सुनिए आप लोग। जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, वो अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से, भली भांति प्रकार से नहीं कर रहा है। स्कूल का टाइम है 8 बजे और महोदय जी पहुंच रहे हैं स्कूल में कितने बजे, 10 बजे। कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से हुआ, नहीं हुआ। स्कूल की छुट्टी होती है 1 बजे और महोदय जी चले जाते हैं कितने बजे, 12 बजे। कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से हुआ क्या? पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी करने को बोला है कि गश्त करनी है, लेकिन भाई राम जी घर पे जाके पास में ही क्वार्टर था, अंदर जाकर क्या हो गए, सो गए। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में गांवों के अंदर जो डिस्पेंसरियां वगैरह होती है, पीएससी वगैरह जो होता है, वहां पर कोई नर्स नहीं उपस्थित हो समय पर, डॉक्टर वहां पर नहीं जाए, कोई भी पीएचडी के एक्शन आईएन वगैरह अपने काम नहीं करे, बिजली के एक्शन आईएन वगैरह अपने काम नहीं करे, तो उस कंडीशन में न्यायालय में एप्लीकेशन जाती है कि साहब सरकारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और उस कंडीशन में न्यायालय ये एप्लीकेशन लगाता है जिसका नाम है मैंडेमस, हिंदी में बोलते हैं परमादेश, और उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से करो, उचित प्रकार से करो, नहीं तो आपके विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो उसके लिए पहले उसको एक बार सचेत किया जाता है। उसके लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो परमादेश। मुझे ये बताओ, ये वाली याचिका किसी भी प्राइवेट आदमी को निजी क्षेत्र में जारी कर सकते हैं क्या? अब निजी क्षेत्र में मैं यहाँ पे ऑफिस में काम करने 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, मुझे कोई पूछने वाला है क्या? नहीं है। तो निजी क्षेत्र के अंदर ही परमादेश याचिका जारी नहीं होगी। ये केवल और केवल कौन से क्षेत्र में जारी की जाती है? तो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में जारी होने वाली याचिका है। ठीक है, लिखिए मैंडेमस लिख लो, हिंदी में परमादेश होता है, और शाब्दिक अर्थ लिखिए हम आदेश देते हैं। लिखना, जब कोई सरकारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी, जब कोई सरकारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करे, कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने का मतलब कैसा करने का है ना, कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से करने का आदेश दिया जाता है, यानी ऐसा करने का आदेश दिया जाता है। बस ये आपकी दूसरी याचिका। अब क्रम के अनुसार यदि पढ़ें तो अपन को पहले प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण बीच में पढ़नी पड़े जो संविधान में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग समझने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो 2 वो पढ़ ली। अब 5वें नंबर का हेडिंग पहले डाल लेना, अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो कहते हैं इसको इंग्लिश में, अधिकार प्रच्छा क्यू वारंटो। मतलब क्रम इसलिए केवल कि वो सार्वजनिक वाली पहले निपटा देते हैं तो माइंड में रहेगा आपके। लिख लो, शाब्दिक अर्थ लिख लो, किस अधिकार से, किस अधिकार से, ये शाब्दिक अर्थ है, किस अधिकार से। लिख लो, यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र में जारी की जाती है,
ये याचिका केवल सार्वजनिक क्षेत्र में जारी की जाती है। ये याचिका केवल कौन से क्षेत्र में जारी की जाती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जारी की जाती है। देखो, किसी भी सरकारी या सार्वजनिक व्यक्ति ने बिना निर्धारित योग्यताओं के कोई पद ग्रहण कर लिया है, कोई भी संबंधित व्यक्ति उस पद के योग्य ही नहीं है, उसके पास डिग्रियां ही कंप्लीट नहीं है। जैसे आज एक अखबार में आया मामला, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक सहायक आचार्य हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके पास डिग्री नहीं है और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर पद ग्रहण किए हुए बैठे हैं। तो उनके खिलाफ मामला आज अखबार में आया था। आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या देखा ना होगा, मुझे नहीं पता। आप तो यूँ याद कर लो कि योग्यता है नहीं और पद ग्रहण कर लिया है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को पूछता है कि आपने यह पद किस अधिकार से ग्रहण किया है, कारण बताओ। आपने यह पद, योग्यता है नहीं आपके पास, सर्टिफिकेट है नहीं आपके पास, तो आपने यह पद किस अधिकार से ग्रहण किया है, कारण बताओ। तो उसके लिए जो याचिका जारी की है उसका नाम क्या होता है? अधिकार प्रच्छा, जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो। तो ये निजी लोगों को पूछ सकते हैं क्या, प्राइवेट लोगों को, कि आपने जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर का पद धारण किया है वो किस अधिकार से किया है? नहीं पूछ सकते। केवल और केवल कौन से क्षेत्र की है? तो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की है। हम लोग याचिकाएं पढ़ रहे हैं, संख्या में कितनी है? 5। पहली याचिका हैबियस कॉर्पस। पहली याचिका कौन सी? हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सशरीर उपस्थित करना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसमें क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बना लिया जाए और उसके मारे जाने का क्या हो? भय हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय राज्य को आदेश देता है कि संबंधित पीड़ित व्यक्ति को मेरी आंखों के सामने सशरीर उपस्थित करो या किया जाए। तो उसके लिए जो याचिका जारी होती है उसका नाम है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी का नाम है मैंडेमस। हिंदी में बोलते हैं परमादेश। हिंदी में बोलते हैं परमादेश, इंग्लिश का नाम है क्या? मैंडेमस। अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं? आदेश। न्यायालय को ऐसा लगे कि किसी भी व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं किया, अपनी ड्यूटी को बढ़िया से निभाया नहीं है, तब न्यायालय उसको कहता है कि अपनी ड्यूटी निभा, नहीं तो कुछ और करेंगे, नौकरी खा जाएंगे तेरी। इसलिए जो याचिका है उसका नाम है क्या? परमादेश। तो कौन सी याचिका है? केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र की, याद रखना। तीसरा पढ़ा अपन ने अधिकार प्रच्छा। हिंदी में बोलते हैं किस अधिकार से? हिंदी में क्या बोलते हैं? होता यूं है कि जब किसी व्यक्ति ने बिना निर्धारित योग्यताओं के कोई पद ग्रहण कर लिया है, योग्यता नहीं है लेकिन पद पर बैठा है, गवर्नमेंट उसको पूछती है कि तूने, न्यायालय उसको पूछता है कि आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया है, तो उसके लिए कौन सी याचिका होगी? अधिकार प्रच्छा। अंडरस्टूड? लिखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जारी की जाती है, लिख लिया? लिखना, जब किसी सरकारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी ने, जब किसी सरकारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी ने बिना निर्धारित योग्यताओं के, बिना निर्धारित योग्यताओं के, बिना निर्धारित योग्यताओं के कोई पद ग्रहण कर लिया है, बिना निर्धारित योग्यताओं के कोई पद ग्रहण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में, बिना निर्धारित योग्यताओं के कोई पद ग्रहण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे पूछा जाता है कि, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे पूछा जाता है कि यह पद किस अधिकार से ग्रहण किया है। न्यायालय द्वारा पूछा जाता है कि यह पद किस अधिकार से ग्रहण किया है, यह पद किस अधिकार से ग्रहण किया है। क्लियर है? अब कितनी याचिकाएं बची? 5 में से कौन कौन सी हो गई? ठीक है, अब रह रही है हमारे सामने कौन कौन सी?
लिखना मत, केवल सुनो अभी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं सर्सियोरी। सर्सियोरी, सर्सिटोरी, ऐसे शब्द हैं। ये जो प्रतिषेध है इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्थगन आदेश, या बोल सकते हो इनको क्या? स्टे ऑर्डर। आप लोग कई बार ऐसे सुनते हो ना कि फलानी फलानी भर्ती पर क्या लगा हुआ है? स्टे लगा हुआ है। या ये ऐसी जो बिल्डिंग है ये मतलब अवैध है और इस बिल्डिंग पर क्या लगा हुआ है? स्टे लगा हुआ है। मतलब कोर्ट ने उसको क्या कर रखा है? रोक रखा है, रोको। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। ठीक है। मैंने कहा कि ये दोनों याचिकाएं केवल और केवल न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती, जुडिशियल सेक्टर में जारी की जाती है, न्यायिक क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र में याचिकाएं कैसे लगती है पहले तो वो समझो आप लोग। ये पेज वापस दिखाऊंगा अभी। शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को याचिका भेजता है। शीर्ष का मतलब टॉप, बड़ा, ऊंचा, और अधीनस्थ का मतलब अंडर में, नीचे, लोअर। अब अपन कह रहे हैं कि याचिका दो ही न्यायालय जारी कर सकते हैं। कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय कौन सा हुआ? हाई कोर्ट। यानी जो शीर्ष न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका जो अधीनस्थ न्यायालय है वो हो गया कौन सा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय कौन सा हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। या आप सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि बड़ा वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को, या बड़ा वाला कोर्ट छोटे वाले कोर्ट को आदेश जारी करता है, उनको याचिकाएं बोलते हैं। ठीक है। और सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करेगा तो वो हाई कोर्ट को आदेश देगा, और हाई कोर्ट जो याचिकाएं जारी करेगा वो नीचे वाले जिला या सत्र न्यायालय को आदेश देगा। ठीक है। और दोनों, ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट है वो याचिका जारी करेंगे तो किसको आदेश देंगे? जिला और सत्र न्यायालय यदि याचिका जारी करे तो किसको आदेश देंगे? ऐसे बोलो ना कि वो याचिका जारी करेंगे ही नहीं सर। याचिका जारी करने का अधिकार केवल किस किस को है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है। हम लोग पीछे चिल्ला चिल्ला के कह के आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार? 32। और हाई कोर्ट याचिका जारी करता है कौन से आर्टिकल के अनुसार? याचिकाएं केवल ये दो कोर्ट ही जारी करते हैं, और किसी भी कोर्ट को याचिकाएं जारी करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला ये दो ही कोर्ट सुन सकते हैं, और कोई कोर्ट सुन भी नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करके हाई कोर्ट को आदेश देगा, और हाई कोर्ट याचिका जारी करके जिला एवं सत्र न्यायालय को आदेश देगा। दैट्स इट। अंडरस्टूड? ये वाली बात समझे? अब देखो वापस, दोनों याचिकाओं का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ भी रोकना और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ भी रोकना। जैन धर्म में संथरा प्रथा थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये प्रथा ठीक नहीं है, ये प्रथा कुप्रथा है। ये प्रथा क्या है? डिसीजन आ गया, मामले बिगड़े, जैन लोग रोडों पर आए, हड़तालें हुई, राजस्थान जाम हुआ, चक्के जाम हुए, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। गवर्नमेंट ने न्यायालय से अपील की कि साहब, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप देखो राजस्थान वाले कोर्ट की बातें तो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्प्रेक्षण याचिका जारी की, और यहाँ पे जो मामला चल रहा था नीचे हाईकोर्ट वाला, उसको कहा कि तेरा जो निर्णय है उसको रोक, और अब इस पर बात करने का काम किसका? मेरा।
किसी चलते हुए केस को बीच में ही रोकना तो याचिका जारी होगी प्रतिषेध, यानी कि डिसीजन अभी तक आया नहीं है, निर्णय अभी तक दिया नहीं है, और बीच में ही उसको क्या कर देना, स्टे लगा देना, स्थगित कर देना, रोक देना, और उस मामले को किसके पास मंगा लेना, स्वयं के पास मंगा लेना। उस चलते हुए मामले को ही, केस के अंदर विचार करते हुए मामले को ही, डिसीजन आया नहीं है उस मामले को ही अपने पास मंगाने के लिए कौन सी याचिका जारी होती है, प्रतिषेध। किसी भी मामले में निर्णय आ चुका है, जैन धर्म वाला मामला निर्णय आ गया, कुप्रथा है, किसी भी मामले में निर्णय आने के बाद उस निर्णय को डिस्क्लोज करके, उस निर्णय को गलत मानकर उस मामले को अपनी राय जानने के लिए सुरक्षित रख लेना या मंगवा लेना, उसके लिए कौन सी याचिका जारी होती है, उत्प्रेक्षण। समझ में आ रही बात है? आराम से समझो वापस। मैं यूं कह रहा हूं कि ये दोनों जो याचिकाएं हैं केवल जुडिशरी सेक्टर की हैं, न्यायपालिका से संबंधित है, निजी वालों की और सार्वजनिक वालों का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी सेक्टर में जो बड़ा वाला कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को जारी करेगा, और नीचे वाला जो हाई कोर्ट है वो उससे भी नीचे वाले को जारी करेगा। उसके लिए हमने ये कहा कि शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को याचिकाएं जारी करता है, कोई डाउट नहीं। अब याचिकाएं कितने लोग जारी करते हैं, 2, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट जिले वाले कोर्ट के लिए, ठीक है। अब 2 याचिकाओं की बात है, सुन लो। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों का मतलब होता है रोकना, रोकना। और रोकना किसको, केस को, कार्यवाही को, वाद को, मामलों को। एक तो मामले वो रोकना जिसमें डिसीजन आ चुका है, निर्णय को मानो नहीं, निर्णय को जीरो घोषित कर दो, शून्य घोषित कर दो कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया वो गलत है, वो ठीक नहीं है, हम दोबारा जांच करेंगे, उसकी दोबारा सुनवाई करेंगे, उसको वापस हियरिंग होगी सारी की सारी। तो उसके लिए याचिका होती है कौन सी, उत्प्रेक्षण। निर्णय आ गया है। प्रतिषेध वाली याचिका में निर्णय अभी तक आया नहीं है, अभी तक दलीलें सुन नहीं रही है, अभी न्यायालय उनको जो आते हैं गवाह उनकी बातें सुन नहीं रही है, अभी तक हियरिंग चल ही रही है, और चलते हुए मामले को बीच में ही स्थगित कर देना, बीच में ही स्टे लगा देना, और उसको अपनी सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लेना, अपने द्वारा जांच करने के लिए मंगवा लेना, तो उसके लिए कौन सी याचिका होगी, प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, और इसका नाम है स्टे ऑर्डर या स्थगन आदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंडरस्टूड? ये दोनों याचिकाएं साथ में लिख लो इनको, एक तरफ प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, एक तरफ उत्प्रेक्षण या सर्सियोरी। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का नाम एक और लिख लेना, स्टे ऑर्डर या स्थगन आदेश, और दोनों न्यायिक क्षेत्र की है और दोनों के शाब्दिक अर्थ होते हैं रोकना। ये इतनी बातें लिखो, साथ पैरेलल लिख लेना, इधर 3 नंबर उधर 4 नंबर, ऐसे पैरेलल लिख लेना। दोनों न्यायिक क्षेत्र की याचिकाएं हैं, ये लिख लेना, और न्यायिक क्षेत्र की याचिकाएं हैं ये लिखने के बाद एक लाइन और ऐड करनी है, वो मैंने पीछे अगले वाले में लिखी थी ना पेज में, वो वाली लिखनी है। कौन सी? कि शीर्ष न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए याचिकाएं जारी की जाती हैं, ऐसे लिख लो। और नहीं लिखना हो तो ऐसे बना लो कि शीर्ष न्यायालय होता है वो याचिका जारी करके किसको आदेश देता है, अधीनस्थ न्यायालय को। समझ विकसित करनी पड़ेगी सब्जेक्ट के प्रति, केवल कॉपियां भरना या लिखना उद्देश्य मत रखना। 2 बातें आप लोग सोच सको, 2 बातें आप लोग बोल सको, ऐसी बातें पढ़ के जाना। ठीक है? अब दोनों को साथ में लिख रहे हैं अपन
कि उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में रोकना, और प्रतिषेध का मतलब होता है वो किस कंडीशन में रोकना। मोबाइल क्यों देख रही है बार बार, घर जाना है। एक तो आप लोग केवल कह दो कि सर 7 बजे है, नॉर्मल। और एक अभी जिस कंडीशन में अगर मुझे कहोगे सर 7 बज गई या 7 बजी है, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं ना। भाई 7 बजी है, इसमें कोई नई बात है क्या, रोज बजती है। लेकिन अभी जो आप लोग 7 बजे बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि पापी कब छोड़ेगा। 2 ढाई घंटे हो गए, अब सांस लेने दो। नहीं, शब्द शक्ति यूज हो रही है यहाँ पे। आप लोग हिंदी जब पढ़ते हो तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 प्रकार की शब्द शक्तियां पढ़ते हो आप लोग। उसमें सीधे शब्दों में कहना, उसका वही का वही मतलब होना, अलग शब्द शक्ति है। आपने कहा कुछ है और उसका अर्थ कुछ अलग है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि 7 बज गई, तो इसका मतलब 7 बज गई तो नॉर्मल है, इसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। वो बाद में कभी बात करेंगे। लिखो, फटाफट से लिख लो, फिर ये निपटाते हैं, ये खत्म होने वाला है, 5 मिनट और है बस। ऐसे लिखना, जब किसी वाद में, वाद मतलब मामला, केस, जब किसी वाद में, जब किसी वाद में, जब किसी केस में, दोनों साथ में लिख रहे हैं, जब किसी वाद में निर्णय आ गया हो, निर्णय आ गया हो, तथा उस निर्णय को खारिज करते हुए, उस निर्णय को खारिज करते हुए मामला शीर्ष कोर्ट अपने पास मंगवा ले। उस निर्णय को खारिज करते हुए मामला शीर्ष कोर्ट अपने पास मंगवा ले, तो उत्प्रेक्षण याचिका जारी करनी होगी। तो उत्प्रेक्षण याचिका जारी करनी होगी। अब लाइन चेंज करके लिखो, यदि न्यायालय में कार्यवाही के दौरान ही किसी मामले को रोकना हो, यदि न्यायालय में कार्यवाही के दौरान ही, कार्यवाही के दौरान ही, निर्णय आया ही नहीं है अभी तक, कार्यवाही के दौरान ही किसी मामले को रोकना हो और उसे शीर्ष न्यायालय द्वारा स्वयं के पास मंगाना हो, और उसे शीर्ष न्यायालय द्वारा स्वयं के पास मंगाना हो, तो प्रतिषेध याचिका जारी की जाती है। तो प्रतिषेध याचिका जारी की जाती है। तो प्रतिषेध याचिका जारी की जाती है। ये आपकी 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 3rd नंबर पर प्रोहिबिशन, 4था उत्प्रेक्षण और 5वीं अधिकार प्रच्छा। क्षेत्र भी अलग अलग है, घटनाएं भी अलग अलग हैं, और फिर अलग अलग कंडीशन में ये याचिकाएं जारी की जाती हैं। इन 5 याचिकाएं जारी करने के कारण हम सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहते हैं। अलग से एक लाइन में लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, रक्षा करने वाला।
सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। एक और लाइन लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है। ठीक है, एक नोट डाल के अलग से लाइन लिखिए। अनुच्छेद 32 अथवा आर्टिकल 32 और अथवा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 में है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, एक बात और सुन लो जाते जाते लास्ट में, याचिकाएं जारी करने की बात यदि आएगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दोनों की तुलना यदि की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट ज्यादा ताकतवर है। शब्दों पर गौर किया आपने? भाई नॉर्मल रूप से सुप्रीम कोर्ट तो सबसे टॉपेस्ट है ही, हम सबको पता है। लास्ट मिनट बस, सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट तो है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं हमको। लेकिन आप लोग याद रखना, यदि याचिकाएं जारी करने का मामला आए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट सुपीरियर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह केवल मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में ही याचिकाएं जारी करता है। यदि मौलिक अधिकारों का कोई डिस्टर्बेंस होगा तो ही याचिकाएं जारी करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों में भी, नागरिक अधिकारों में भी, राजनीतिक अधिकारों में भी, मानव अधिकारों में भी किसी भी प्रकार के कोई अधिकार के हनन का मामला हुआ तो भी उसमें याचिकाएं जारी करने का अधिकार रखता है। इसलिए याचिकाएं जारी करने की यदि बात आए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तुलना हो तो हाई कोर्ट का पलड़ा भारी रहेगा। किसकी तुलना में? सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। इसको लास्ट में लिख लो, याचिकाएं जारी करने के संदर्भ में, थक गए? बस लास्ट लाइन, याचिकाएं जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही याचिकाएं जारी करता है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ
इन अधिकारों के संदर्भ में भी याचिकाएं जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ मानव अधिकारों में भी, नागरिक अधिकारों में भी, कानूनी अधिकारों में भी और राजनीतिक अधिकारों में भी याचिकाएं जारी कर सकता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों की चर्चाएं आज पूरी हुई। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए।